नमस्कार। आज का हमारा विषय है लोक संगीत एवं शास्त्रीय संगीत। हमने इससे पहले के व्याख्यान में लोक संगीत के विषय में आपको विस्तार पूर्वक बताया। कला हमेशा से ही दो श्रेणियों में विभक्त रही है। एक तो जनमानस, जो कि साधारण लोगों में, जहाँ पर कि अपने भावों की अभिव्यक्ति बिल्कुल सरल तरीके से गीतात्मक रूप से जो है लयात्मक रूप से प्रस्तुत की गई है। और एक अन्य श्रेणी है जहाँ पर एक वर्ग विशेष के लिए जो है वो कला वहाँ पर प्रदर्शित रही है, या वहाँ पर उसको सराहा गया है, या वहाँ पर उसको प्रोत्साहन मिला है, या यहाँ पर हम कहें कि वहाँ पर उसको बढ़ावा मिला है, वहाँ पर उसकी वृद्धि हुई है। तो जो हम ये दो श्रेणियों की बात करते हैं, तो इन दो श्रेणियों को आगे हम यदि नाम दें तो पहली जो श्रेणी है वो लोक से जुड़ी हुई है, और दूसरी श्रेणी जो वर्ग विशेष की बात करते हैं वो हम यदि उसको हम संगीत की दृष्टि से कहें तो हम कहते हैं कि वो नियमों से या अनुशासन से बंधी हुई है। तो किसी एक विशिष्ट जन समुदाय से उसका संबंध है, और वो नियमों या अनुशासन से बंधी होने के कारण वो शास्त्रीय है। हम चर्चा कर रहे थे लोक संगीत की। तो लोक संगीत में लोक शब्द जो है इसको आंग्ल भाषा या इंग्लिश में हम इसको फोक बोलते हैं, जो कि ऐसा माना जाता है कि जर्मन वर्ड जो है वोल्क या वोक से आया है। तो जिसका अर्थ जो है वो जनमानस है। लोक संगीत कहें या लोक कला कहें, ये एक अपने आप में एक इतिहास को संजोए हुए रखता है। यानी कि समय से पीढ़ियों दर पीढ़ी क्या चला आ रहा है वो एक ऐतिहासिक रूप, जो उसका एक सारांश जो है जो वो लोक कलाओं में निहित होता है। आज का हमारा जो विषय है वो है लोक संगीत या लोकगीत एवं शास्त्रीय संगीत। तो लोकगीत क्या है या लोक संगीत क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा हम पहले थोड़ा चर्चा करेंगे। फिर शास्त्रीय संगीत क्या है इसके बारे में चर्चा करेंगे। फिर हम चर्चा करेंगे कि दोनों में क्या तुलनात्मक अध्ययन है, यानी दोनों की तुलना करें तो क्या सिमिलैरिटीज़ है, क्या उसमें अलग अलग भिन्नताएं हैं, इनको भी जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अक्सर क्या होता है कि आज के समय में यदि हम देखें तो हम यदि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कभी हम FM यदि चालू करके देखते हैं, या हम कभी ड्राइव करते हुए कोई गाना सुन रहे होते हैं, या हम किसी चीज़ की एडवर्टाइजमेंट के पीछे जो संगीत बज रहा है उसको सुन रहे होते हैं, या फिल्मी संगीत को सुन रहे होते हैं, तो हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं जो है वो लोक संगीत का जो है वो आधार लिया गया है। और जहाँ पर लोक संगीत का आधार लिया जाता है वहाँ पर बहुत सहज जो है संगीत जो है हमें सुनाई देता है। इसके साथ ही बहुत सी चीज़ें ऐसी भी आजकल आ रही हैं जहाँ पर कि अलग अलग तरह के वाद्य यंत्रों का जो है वो प्रयोग करके उस लोक संगीत को या उस लोकगीत को एक अलग ही रूप प्रदान कर दिया जाता है, जिससे कि वो कहते हैं कि कुछ हमने इसमें नया इनोवेशन किया, या हमने एक नया फ्यूजन हमने तैयार किया। तो बहरहाल फ्यूजन तो तब की बात है जबकि हम कला को, उसके जो असली जो उसका रूप है उसको हम पूरी तरीके से जानें। तो जब कभी भी लोक संगीत की प्रस्तुति होती है तो उसमें कई बार ऐसा भी देखा गया है कि कुछ गायक जो है वो शास्त्रीय पक्ष जो है, यानी शास्त्रीय संगीत के कुछ जो राग रागनियाँ हैं उनके स्वरों को लेकर जो है लोक संगीत के साथ जो है कुछ प्रयोग भी करते हैं। प्रयोग करना अपने आप में एक बहुत अच्छी बात है, प्रयोग करके ही बहुत सी चीज़ें नई जन्म लेती हैं। लेकिन जो लोक संगीत का अपना वास्तविक स्वरूप है, जो उसकी ओरिजिनलिटी है, उसको हमें कभी भी जो है किसी भी तरीके से उसको साथ छेड़खानी हमें नहीं करनी चाहिए। ये अलग बात है कि उसको एक तरह से पॉपुलर करने में, या उसको आज के युवा पीढ़ी जो है जिस तरह से पसंद करती है, रिदम को पसंद करती है या वेस्टर्न म्यूज़िक को पसंद करती है, उसके साथ उसको जोड़कर प्रस्तुत करना, ये एक कुछ समय के लिए रोचक या रंजक हमें लग सकता है। लेकिन जो उसकी असली रंजकता, जो उसकी वास्तविकता में है, वास्तविक स्वरूप में है, वो जो है उसके साथ हमें किसी प्रकार का कोई खिलवाड़ नहीं करना चाहिए।
तो जहाँ हम लोक संगीत की बात करते हैं, सुंदरता, संगीतात्मकता, यौवनवाद और प्रणय, विद्वलता, मधुर आकर्षण, श्रृंगार, मादकता और अनुरागाभिव्यक्ति, हास और परिहास, ये कुछ ऐसी कुछ ऐसे भाव हैं, ऐसी भावनाएं हैं जिनको कि हम कहें कि मनुष्य सभी प्रकार की परिधियों को जो है उसको लांघ कर इसको सहज ही इसको गाता बजाता है, और उसका सिर्फ एक ही उद्देश्य होता है, और वो होता है कि मन का रंजन। और इस मन के रंजन में जहाँ स्वर उसकी सहायता करते हैं, वहाँ लय भी जो है उसको रोचकता प्रदान करने में अपनी पूरी भूमिका निभाती है। देखिए, कुछ उदाहरणों के साथ जो है हम इस बात को कहें तो वो बहुत ही स्पष्ट और सुंदर तरीके से आपको समझ में आएगी। हम कोशिश करते हैं कुछ लोक संगीत, लोकगीत जो है आपको बीच बीच में बताते रहें। एक बहुत खूबसूरत सा मारवाड़ी लोकगीत जो है वो है, उसके शब्द देखिए और उसकी लय देखिए कि किस प्रकार से ये लय अपने आप में जो है हमें रोमांच हमारे अंदर पैदा करती है। हे मारी देरानी जठानिया, रूठ गिरे मारी देरानी जठानिया, रूठ गिरे मारी सासू जी मनावण आयो बड़ी सा, मोरे ओरे जट चौमास लाग्यो रे, जट चौमास लाग्यो रे। हे मारी देरानी जठानिया, रूठ गिरे मारी देरानी जठानिया, रूठ गिरे मारी सासू जी मनावण आयो बड़ी सा, मोरे ओरे जट चौमास लाग्यो रे, जट चौमास लाग्यो रे। हे जट चौमास लाग्यो रे, जट चौमास लाग्यो रे। हाँ, तो आप देखिए इस तरीके से इस लोकगीत को गाया जाता है, जो अपने आप में लय जो है उसकी हमें कहें कि एक रोमांचित करती है। और जिस प्रकार से मैंने कोशिश की इसको गाने की, जो लोग गायक हैं वो तो उसको बहुत खूबसूरत तरीके से प्रस्तुत करते हैं। तो कहने का जो अंदाज, जो कहन है, जिसको हम शास्त्रीय संगीत में काकू भी कहते हैं, कि कहने का जो अंदाज है वो अपने आप में एक डायलॉग जिसे कहा जाए, संवाद जो है वो प्रस्तुत करता है कि इसमें जो बात कहना जा रही है नायिका कि मेरी देरानी जठानी दोनों रूठ गई और मेरी सासू जी मनावे, तो जो मनाने के लिए गई तो चौमास लग गया, यानी कि बारिश होने लगी। तो ये एक बहुत खूबसूरत अंदाज है। और कहने में जो तरीका होता है कहने का, वो अपने आप में ये बताता है कि ये बिल्कुल जनसाधारण की जो भावनाएं हैं, उनकी भावों की अभिव्यक्ति जो है वो इस प्रकार से अभिव्यक्ति। जट चौमास लाग्यो रे, जट चौमास लाग्यो रे, हे जट चौमास लाग्यो रे, जट चौमास लाग्यो रे। तो रे पे बल देना या इस प्रकार से आवाज को एक झटका देना, तो ये कुछ ऐसी खूबसूरत जो विशेषताएं हैं जो कि लोक संगीत में अक्सर मिलती हैं। हम लोक संगीत की बात करते हैं तो लोक संगीत में मैं ये कहूँगी कोई ऐसी धुन जो गाने में सहज हो, जो बहुत ही जो दिल को जो है छूती हो, जो एक तरह से कि लयात्मक हो, या कभी कभी किसी लोक संगीत में जो है वो ताल का प्रयोग नहीं होता, लेकिन वो एक साधारण रूप में जो है उसको सुनते सुनते वो याद भी हो जाती है और उसको सीखने में कोई मुश्किल नहीं होती, और एक समय के बाद जो है वो इस कदर जीवन में रच बस जाती है कि वो ऐसा लगता है जीवन का एक अभिन्न अंग है। तो ऐसे जो गीत होते हैं उनको लोक गीत कहा जाता है, तभी तो उसके लिए लोक शब्द का प्रयोग किया गया है। तो लोक संगीत की बात करें तो हमें लोक संगीत के बारे में न केवल हम आज के दौर में हम जिस प्रकार के लोकगीतों को या फोक सॉन्ग जिसे कहा जाए हम देखते हैं, हमें पहले भी इतिहास में भी हमें जो है लोक संगीत का वर्णन हमें मिलता है। जैसे कि मैं ये कहूँ कि रामचरितमानस की जब हम बात करते हैं तो उसमें भी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में ये बताया है, जिस समय कि भगवान श्री राम का जन्म
हुआ, उस समय किस प्रकार से जो है लोकगीतों का गायन हुआ, या सीता और राम की का जो विवाह हुआ उस समय किस प्रकार से लोकगीतों का गायन हुआ, किस प्रकार से मंगल गाया गया। तो आज भी ये परंपरा जो है ये विद्यमान है हमारी संस्कृति में, भारत में भी। आज भी जब कोई नया जो है बालक उसका जन्म होता है तो इस प्रकार से गीत गाए जाते हैं, और जब कोई विवाह संस्कार होता है तो उसमें भी लोकगीतों का गायन होता है। तो रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, वृंद वृंद मिली चली सुहाई, सहज सिंगार किए उठी धाई, कनक कलश मंगल भरि थारा, गावत पैठही भूप दुआरा, करी आरती न्योछावरी करही, बार बार शिशु चरणनि परही, मागध सूद बंदीगण गायक, ये गायकों के नाम है, मागध सूत बंदीगण गायक, पावन गुण गवही रघुनायक। तो इस प्रकार से वर्णन जो है हमें इसमें मिलता है। सीताराम के विवाह के अवसर पर भी जो है जो लोक संगीत है उसका गायन वादन हुआ, ऐसा भी वर्णन हमें मिलता है, जहाँ कहा गया, गावत मंगल गीत मनोहर, करले कंचन थारी, परिछन चली हेतु रघुवर के, बहु आरती सवारी। तो परिछन जो है आज भी उत्तर भारत में, उत्तर प्रदेश में जो है ये परंपरा है, या मैं कहूँ कि सभी जगह जब वर वधू जो है उनका आगमन होता है या विवाह जो होता है तो उस समय जो है जिस प्रकार से उनकी आरती उतार जाती है, परिछन शब्द वहाँ पर प्रयोग किया जाता है। तो ये परंपरा आज भी हम लोग अपने जो है जीवन में देखते हैं कि किसी भी विवाह संस्कार में इस तरह की परंपराएं होती हैं। तो इसके बाद जो है महाभारत में भी इस प्रकार का वर्णन मिलता है। कृष्ण जन्म के समय जो है लोकगीत गाए गए। आज भी बहुत से लोकगीत ऐसे हैं जो कि कृष्ण जन्म के समय उस समय से जुड़े हुए हैं। या हम कृष्ण की बात करते हैं तो राधा कृष्ण की लीलाओं से जुड़े हुए बहुत से जो है लोकगीत आज भी गाए बजाए जाते हैं। जहाँ हम होरी की बात करते हैं तो होरी, बहुत सी होरी है, जैसे कि एक बहुत पॉपुलर जो है होरी, जो कि हम सभी गाते हैं उसको जब होली का समय होता है। आज बिरज में होरी रे रसिया, आज बिरज में होरी रे रसिया, होरी रे रसिया बर जोरी रे रसिया, होरी रे रसिया बर जोरी रे रसिया, आज बिरज में होरी रे रसिया, आज बिरज में होरी रे रसिया। इसके अलावा और बहुत से गाने हैं जो होली पर बेस्ड है, जिसकी ब्रज भाषा में जो रचे हुए हैं, जो आज भी जिस समय होली का समय होता है उस समय बखूबी गाए जाते हैं। जैसे एक और उदाहरण के तौर पे, बिरज में होली कैसे खेलूंगी मैं सावरिया के संग, बिरज में होली कैसे खेलूंगी मैं सावरिया के संग, अबीर उड़ता गुलाल उड़ता उड़ते सातों रंग, सखी रे उड़ते सातों रंग, भर पिचकारी सन्मुख मारी, भर पिचकारी सन्मुख मारी, सखियां हो गई दंग, बिरज में होली कैसे खेलूंगी मैं सावरिया के संग, बिरज में होली कैसे खेलूंगी मैं सावरिया के संग, बिरज में होली कैसे खेलूंगी मैं सावरिया के संग। होरी है रे जसोदा के अंगना, 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 होरी है रे। तो इस प्रकार से देखिए होली की जब बातें एक के बाद एक के बाद एक लोकगीत जो चले आते हैं, तो हम जब इन लोकगीतों को देखते हैं, क्योंकि हमें विषय से
को लेते हुए चलना है कि लोकगीत संगीत और शास्त्रीय संगीत। जब हम लोकगीतों की बात करते हैं तो एक सहज रूप में ये लोकगीत जो है ये चले आते हैं। मौखिक विद्या है, इसको इसकी शिक्षण का कोई ऐसा नहीं कि कोई कहीं पे विशिष्ट रूप से इसकी शिक्षा दी जाती है। ये तो पीढ़ी दर पीढ़ी चले आते हैं। और यहाँ पे कहें कि जो महिला वर्ग है उसका बहुत बड़ा योगदान है इस शैली को आगे बढ़ाने में। तो लोकगीतों की जब हम बात करते हैं तो हम साथ ही साथ लोक संगीत या लोकगीतों में नियमों की शिथिलता है, इस प्रकार का कोई नियम नहीं है कि जिसके आधार पर बिल्कुल उन्हीं नियमों को, उन्हीं अनुशासन को ही पालते हुए हमने आगे बढ़ना है। लोकगीत सहज हैं, स्वयं अपने आप ही जो है ये इनका जन्म हुआ है। किसने इसको लिखा, किसने बनाया, कोई नहीं जानता। लेकिन हमारे जीवन के हर भाग से जो है, हर तरह की भावनाओं से जो है ये लोकगीत जुड़े हुए हैं। इसकी तुलना में यदि मैं शास्त्रीय संगीत की बात करती हूँ तो शास्त्रीय संगीत, जैसे कि मैंने शुरू में कहा कि ऐसी कला जो है उसके दो भाग होते हैं। उसमें से एक भाग तो जनमानस से जुड़ा, हमारे डे टू डे रूटीन से, हमारी हर तरह की जीवन के कार्यकलापों से जुड़ा है। दूसरा भाग किसी वर्ग विशेष से संबंधित है। तो ये जो दूसरा भाग है इसमें नियमों का पालन अनिवार्य है, अनुशासन का पालन अनिवार्य है। इसे हम कहते हैं शास्त्र का पालन, यानी ऐसा संगीत जिसमें शास्त्र का पालन हो वो शास्त्रीय संगीत कहा जाता है। तो हम ये नहीं कह सकते कि स्वतः ही शास्त्रीय संगीत जो है वो आया। ये अलग बात है कि शास्त्रीय संगीत भी एक मौखिक विद्या है, ओरल ट्रेडिशन के द्वारा ये आगे बढ़ी है और इसमें आगे चलकर संगीतकारों ने, विद्वानों ने जो है उसको लिखित रूप भी दिया, या हम कहें कि उसकी स्वरलिपि बनाई, उसके नियमों को लिखित रूप दिया। उसमें हर तरह के जैसे कि समय का, उसकी प्रकृति का, उसके जो जिस तरह के स्वरों का प्रयोग है, ये कुछ जो नियम है इनको उन्होंने फिक्स किया और उसको हम पालन करते हैं, तभी ये शास्त्रीय संगीत है। तो जब हम नियमों की बात करते हैं, अनुशासन की बात करते हैं, तो हम ये एक सरल रूप में ये कह दें कि शास्त्रीय संगीत यानी रागदारी संगीत, ऐसा संगीत जिसमें राग और रागनियों का जो है आधार है, यानी हमने राग और रागनियों को गाना है, बजाना है और राग और रागनियों के जो नियम हैं उनको हमने पालन करना है। जैसे मैं बहुत साधारण सा उदाहरण देती हूँ कि जब हमारे जो हमारे घर में कोई भी फंक्शन है, कुछ है, तो हम एक उस विशिष्ट जो फंक्शन का जो मेन अट्रैक्शन है या मेन किस चीज का फंक्शन है, उसी चीज को लेके हम कहें, या उस पर्व को, उस उत्सव को लेके हमारे गाने सब उसी पर बेस्ड होंगे, हमारा टोटल फोकस उधर ही होगा। लेकिन यदि हम कहते हैं कि हम शास्त्रीय संगीत की कोई सभा हो रही है तो वहाँ पर हम जो है राग जो भी गाया बजा रहे हैं उसका हमने उसके नियम को देखना है। क्या वो राग उस समय का राग है, क्या उस राग को जो हम गा बजा रहे हैं उसके जो आरो अवरो या उससे प्रयोग होने वाले जो स्वर हैं उनका हम सही तरीके से प्रयोग कर रहे हैं, क्या उसमें जो गाने की विधि है या जो बजाने की जो विधि है उसको हम सही से फॉलो कर रहे हैं। हम यदि ध्रुपद गा रहे हैं या हम कहें कि हम ख्याल गा रहे हैं तो क्या हम इसके नियमों को फॉलो कर रहे हैं, या हम गत बजा रहे हैं, चाहे वो मसीद खानी गत हो या रजा खानी गत हो, क्या हम उसको सही तरीके से उसका निर्वाह कर रहे हैं। क्या हमारी जो संगत कलाकार जो हमारे साथ हैं वो क्या सही तरीके से हम उनको ले रहे हैं। जिस प्रकार से ख्याल गायन में हम तबले का प्रयोग करते हैं, तबले के कलाकारों को हम संगत कलाकार की तरह लेते हैं, या हम सारंगी या आज के समय में हारमोनियम को लेते हैं, तो क्या हम ऐसे कर रहे हैं, या हम ऐसा तो नहीं कर रहे हैं कि हम रागदारी संगीत गा रहे हैं और साथ में हमने एक ढोलकी बिठा दी, या हम डफली के साथ गा रहे हैं, ये तो संभव नहीं है। लेकिन लोक संगीत में ये संभव है। लोक संगीत में जो है वो वाद्यों का भी प्रयोग उसी प्रकार से होगा जिस प्रकार से कि वो गीत है। यदि वो गीत में किसी उत्सव का है तो उस समय प्रयोग होने वाले उसका जो रोमांच पैदा करने वाला जो भी वाद्य होगा उसका प्रयोग करना उसमें जरूरी है।
तो ये एक तरह से दोनों में भिन्नता नजर आती है। तो मैं मोटे तौर पे कहूँ कि लोकगीत तो एक ऐसी धुन जो सहज है और एक निरंतर जो है उसको गाते हुए इस कदर जनजीवन में जुड़ जाती है कि उसका एक अभिन्न अंग बन जाती है और उसमें कुछ न कुछ ऐड होता रहता है। जैसे कि किसी एक ने गाया और उसके साथ दूसरे व्यक्ति ने उसमें कुछ एक और लाइन ऐड कर दी या कुछ और उस विषय से जुड़ा हुआ कोई चीज़। जैसे विवाह गीत है, विवाह गीत में अक्सर ये होता है कि जो विवाह के जो प्रणाली है उससे जुड़ी हुई चीज़ें उसमें ऐड होती। तो किसी ने हो सकता है कोई एक रस्म किसी क्या होती हो, उसने उसकी भी 2 लाइनें बना के गीत में ऐड कर दी, तो इससे गीत जो है वो और खिल जाता है। पर हम शास्त्रीय संगीत के साथ इस प्रकार का जो है हम प्रयोग नहीं कर सकते। लोक संगीत की बात करते हैं। लोक गीतों में जो साहित्य है वो विषय बहुत वास्ट है, यानी कि वो विषय चेंज भी होता रहता है। ये डिपेंड करता है कि किस ओकेजन के लिए या किस पर आधारित वो लोकगीत है। यदि वो लोकगीत कुछ इस प्रकार का है कि जिसमें कि विवाह का वर्णन है तो विवाह की सभी चीजें उसमें वर्णित होंगी। यदि वो लोकगीत प्रकृति का वर्णन कर रहा है तो उसमें प्रकृति के सौंदर्य का वर्णन होगा। यदि वो लोकगीत वर्षा ऋतु का वर्णन कर रहा है तो उसमें वर्षा ऋतु के बारे में सभी चीजें उसमें आएंगी। तो ये लोकगीत इसलिए कहा जाता है। लोकगीत के अलग अलग विषय हैं। जो ऋतु प्रधान लोकगीत हैं वो अलग हैं, नृत्य प्रधान हैं वो अलग हैं। जिस प्रकार से कर्म गीत हैं, जो घर के जो जितने मंगल कार्यों से जुड़े हैं मांगल गीत हैं वो अलग हैं। या हम कहें कि नायक और नायिका के से जुड़े हुए जो गीत हैं, प्रणय गीत जो हैं वो अलग हैं। हम कहें कि किसी ऋतु या किसी उत्सव या किसी पर्व से जुड़े हुए, त्योहार से जुड़े हुए गीत हैं वो अलग हैं। हास्य प्रधान जो गीत हैं वो अलग हैं। किसी को तानाकशी करना हो तो भी गीतों में जो है वो तानाकशी की जा सकती है। किसी का उपहास उड़ाना हो, यानी एक सरल उस पे इस प्रकार नहीं कि हम किसी को ठेस पहुंचाए, वो भी उसमें गीतों में वर्णन, यानी बहुत वास्ट है इसका विषय। परंतु शास्त्रीय संगीत में जो है विषयों को लिया तो जा सकता है। जैसे ख्याल में हम ध्रुपद की बात करें वहां तो लिमिटेशन है। ध्रुपद में जैसे मैंने पहले भी बताया कि भक्ति से संबंधित है या वीर रस से संबंधित है या राग के लक्षणों को बताया जाता है, या कभी कभी जिस जो राजा हो, बादशाह हो, उसकी प्रशंसा में भी रचे गए हैं ध्रुपद। तो इस प्रकार से ध्रुपदों का विषय है, लेकिन उसमें विषय श्रृंगार का नहीं हो सकता, उसमें अन्य कोई विषय नहीं हो सकते। लेकिन ख्याल की बात करें, ख्याल में विषय कि जो है काफ़ी ब्रॉड है, व्यापक रूप से मैं कहूँ कि विषय ख्याल में लिए जा सकते हैं, लेकिन फिर भी वैसे नहीं जिस प्रकार से लोकगीत में। एक उदाहरण आपको देती हूँ कि लोकगीत का, जैसे जब उत्तर भारत की बात करूँ तो लड़की के विवाह के बाद जो है जब उसकी विदाई हो रही होती है तो उस समय एक बहुत पॉपुलर लोकगीत है, उसका बोल है काहे को ब्याही विदेश अरे लखिया बाबुल। देखिए उस समय जो लड़की है उसकी मनोदशा क्या हो रही है कि मुझे तुमने विदेश जिसे जो साधारण भाषा में, लोक की भाषा में विदेश बोला जाएगा, तो विदेश मुझे क्यों ब्याहा तुमने, अरे लखिया बा मुझे क्यों ब्याह, तुम भैया को दीनो महले 2 महले, कि मेरे भाई को तुमने महल 2 महल दिया लेकिन मुझको दिया परदेश, मुझे तुमने परदेश दे दिया। तो ये भावनाएं जो हैं, देखिए जो स्वर है उनसे भी ये भाव जो हैं वो अभिव्यक्त होते हैं। तो इसका एक उदाहरण देखते हैं, क्योंकि अलग अलग हम उदाहरणों के साथ इस विषय को बताएं तो ये ज़्यादा जो है रोचक, ज़्यादा अच्छी तरह से समझने आने वाला विषय है। काहे को ब्याहे विदेश अरे लखिया बाबुल मोहे, काहे को ब्याहे विदेश अरे लखिया बाबुल मोहे, काहे को ब्याहे भैया को दीन्हा महल 2 महले, भैया को
हमको दीना परदेस रे बाबुल, हमको दीना परदेस रे बाबुल, हमको दिया परदेस। हाँ काहे को ब्याहे विदेश, हरे लखिया बाबुल, हरे लखिया बाबुल, मोहे काहे को ब्याहे विदेश। तो देखिए ये साधारण मनोभाव है, और क्यों नहीं इस प्रकार के गीतों को सुन के वैसे ही जो है एक तरह से, क्योंकि विदाई का सीन है तो वो कोई भी ऐसा नहीं होगा जिस समय ये गीत गाया जाता हो उसके आंखों से अश्रु ना बहे, क्योंकि वो भाव वैसा अभिव्यक्त करता है। ऐसा ही हम कहें कि और एक लोकगीत है जिसमें कि बहन जो है वो अपने भाई का इंतजार करती है कि नींबूला तले डोला रख दे मुसाफिर, आई रे सावन की फुहार रे। अब यहाँ पर भी ये वर्णन है कि मेरे डोले को जो है वो नीम के नीचे रख दो कि सावन की फुहार आ गई, और मैं तो बाबुल घर गुड़िया खेलती, आए रे सैया के कहार। तो ये बहुत सिंपल शब्द हैं इसके, ऐसा कुछ नहीं, कोई क्लिष्टता नहीं है भाषा में, बहुत सहज शब्द हैं, और उन शब्दों में ही अभिव्यक्ति जो है इसमें है। और ऐसे ही लोकगीतों को लेके जो है हिंदी फिल्मों में भी गीत बनाए गए हैं, जिसमें कि मुझे गाते गाते ध्यान है कि बंदनी में जो है ऐसा एक गीत इसी लोकगीत पर आधारित था, जिसमें कि बहन जो है अपने भाई को जो है वो याद करती है। हम इसी विषय को अपने अगले भाग में जो है कंटिन्यू रखेंगे। तो यहीं पर इस प्रथम भाग को हम विराम देते हैं।